हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं चमन कौसर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीके पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फिर मैं आपके साथ नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ आपके सामने। टॉपिक का नाम कुछ इस तरह से है, जो कक्षा 7 की एनसीईआरटी है, जियोग्राफी विषय की हमारा पर्यावरण, उसका हम चैप्टर 9 करेंगे, रेगिस्तान में जीवन। रेगिस्तान में जीवन यानी कि रेगिस्तान में कैसे जीव जंतु रहते हैं, कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, वहाँ पे प्राणी किस प्रकार से संघर्ष करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले रेगिस्तान क्या होता है। ये एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान अथवा विरल वनस्पति है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। यानी कि जो रेगिस्तान है वो शुष्क प्रदेश होता है। शुष्क क्या किसे कहते हैं, जहाँ पे पानी की कमी हो। ठीक है। और क्या है, जो रेगिस्तान होते हैं दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तापमान उच्च भी हो सकता है, निम्न भी हो सकता है। और तापमान में जल की कमी के कारण क्या होगा, वनस्पति भी कम पाई जाएगी। ठीक है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान दो प्रकार के होते हैं, गर्म एवं ठंडे। गर्म रेगिस्तान सहारा, हम जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा, और वह गर्म भी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया और पश्चिमी सहारा। तो ये 11 देश हैं और ये उनके नाम हैं जहाँ सहारा मरुस्थल स्थित है। सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं है, वरन वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। यानी कि अगर हम ये बात कहें कि हम जो रेगिस्तान है, अपने राजस्थान का रेगिस्तान है, जो उसको हम मिट्टी वाला रेगिस्तान है, इसलिए हम ये समझते हैं कि जहाँ पे मिट्टी है वो रेगिस्तान है। ऐसा नहीं है। रेगिस्तान सिर्फ मिट्टी वाले ही नहीं होते हैं, रेगिस्तान बर्फ वाले भी होते हैं, चट्टानों वाले भी होते हैं, पठारों वाले भी होते हैं और बजरी के मैदानों वाले भी होते हैं। जो तो सहारा मरुस्थल जो है वो बालू के विशाल परतों से तो ढका हुआ ही है, लेकिन साथ में बजरी का मैदान, नग्न चट्टानी सतह व उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियां तथा मगर पाए जाते थे। तो मतलब जो सहारा रेगिस्तान है आज, वहां पर जब शुरुआत में वह मरुस्थल नहीं था, वह कोई रेगिस्तान नहीं था, वहां पे भी प्राणी जात और वनस्पति जात बहुत ज्यादा पाए जाते थे। वहां भी हरे भरे मैदान हुआ करते थे। इसकी जो पहचान हुई है, वहां पर जो गुफाएं पाई गई है उनके चित्रों से ज्ञात होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे नदियों के चित्र हैं, मगर मगर मछलियों के चित्र हैं, पेड़ पौधों के चित्र हैं, इसलिए। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर थे। वहां पर क्या है, देखो, हाथी भी, शेर भी, जिराफ, शुतुरमुर्ग, सब तरह के बकरियां वगैरह पाए जाते थे। परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया। जलवायु परिवर्तन के कारण जो हरा भरा सहारा था, वह क्या हो गया, मरुस्थल में परिवर्तित हो गया। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। यानी कि जो अपन कह सकते हैं, जो अल अजीजिया जगह है उसका आज तक मतलब पृथ्वी पे सबसे ज्यादा तापमान नोटिस किया गया 57.7 डिग्री। कब? 1922 में। इतना गर्म जगह हो चुकी है अब वो। उसके बाद है जलवायु। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब क्या है, पेड़ पौधे हैं नहीं, तो जलवायु अधिक गर्म और शुष्क है, तो वहाँ पे वर्षा ऋतु भी छोटी है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है, वायु के अंदर नमी आर्द्रता आती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है कि वह सूर्य के ताप में सोख ली जाती है। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अधिक ठंडी होती है तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यानी दिन जो है वो 57 डिग्री 50 डिग्री तक पहुंच जाते हैं और रातें 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। अब हम वहां देखेंगे कि वनस्पति जात एवं प्राणी जात
कहाँ के? सहारा रेगिस्तान के। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ पे पाए जाने वाली वनस्पतियाँ क्या है? कैक्टस कांटे वाली है, खजूर है वो भी रेगिस्तानी पौधा है, और अकेसिया। यहाँ कुछ स्थानों पर मरु उद्यान, खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। यहाँ पर जो कुछ थोड़े बहुत मरु उद्यान पाए जाते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं? खजूर के वृक्ष, ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां, छिपकलियां यहाँ की प्रमुख जीव जंतु हैं। उसके बाद है लोग। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें एक तो है बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल है। ये सहारा के वहाँ की जनजातियां हैं, बेदुइन और तुआरेग। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। क्योंकि ये चलवासी जनजाति है तो ये इन सभी का, भेड़ बकरियों का पालन करते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है, खाल मिलती है, जिससे क्या बनाते हैं? ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं। तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। तो जो पशु पालते हैं उनसे इनको दूध भी प्राप्त होता है, उनकी खाल, उनके बाल, सभी चीज़ें उपयोग में ली जाती है। उनके बालों से चटाई, कालीन वगैरह बनाई जाती है, जबकि खाल से चमड़े की बोतलें, पानी भरने वाली और जूते, पेटी वगैरह बनाते हैं। धूल भरी आंधियों और गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। यानी कि जो धूल भरी आंधियां हैं उनसे बचने के लिए ये मोटे भारी कपड़े पहनते हैं। सहारा में मरु उद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूं, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती है। मिस्र में उगाए जाने वाले कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। जो सारा रेगिस्तान है उसमें जो मरु उद्यान है, जहाँ पे खजूर के पेड़ वगैरह होते हैं, या जो मरु उद्यान है वहाँ पे कुछ फसलें बोई जाती है, वही वहाँ के लोगों के लिए निवास में मदद करती है। तो जो फसलें हैं वो अपनी जैसी ही है, चावल है, गेहूं है, जौ है, सेम है, आदि है। उसके बाद है तेल की खोज। संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। यानी कि जो तेल है ना, जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, वह सहारा रेगिस्तान में मिलने के कारण इस क्षेत्र में परिवर्तन आ रहा है। क्यों? लोग उस तेल को भूमि के बाहर लाने के लिए, है ना, और वहां से अधिक अपना कमाई करने के लिए, जो अपना संसाधन है उसका उपयोग करने के लिए, ठीक है ना, वहाँ जाकर बस रहे हैं। तब जो हम जहाँ जाते हैं तो हम हमारे अनुसार उन परिस्थितियों को ढालने की कोशिश तो करते ही है ना, कि भाई हाँ, हम यहाँ अगर सूटेबल नहीं हो रहा है तो अपने हिसाब से चल, है ना। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित है। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से भी ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। यानी कि यहाँ की जीवन शैली में भी इतना परिवर्तन आ गया है। जो मस्जिदें कितनी ऊंची ऊंची होती है, उनकी मीनारें कितनी ऊंची होती है, उनसे भी ऊंची कांच की खिड़कियों वाले भवनों का निर्माण हो रहा है। और जिस रास्तों पर ऊंट चलते थे, रेगिस्तानों में ऊंट आसानी से चल सकते हैं ना, अब वहां पर महामार्गों का निर्माण हो रहा है। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। नमक पहले क्या होते थे? ऊँटों पर लाद के ले जाए जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, लेकिन अब ट्रकों में। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। यानी कि ये कौन है? पर्यटकों को घुमाने वाले, ठीक है ना, टूरिस्ट गाइड का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ठंडा रेगिस्तान लद्दाख, जो क्या है, हमारे ही भारत में स्थित है। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में वृत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती है, जिन्हें सिंधु नदी प्रमुख है, ठीक है ना। लद्दाख से प्रमुखतः सिंधु नदी बह रही है। ये नदियां गहरी घाटियों में महाखंड गॉर्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियां जैसे गैंगरी हिमानी,
लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है। तो जो लद्दाख है ना, वो सबसे पहली तो चीज़ है कि भारत के उत्तर में स्थित है, जम्मू कश्मीर के पूर्व में स्थित है, वृहत हिमालय के अंदर। ठीक है, ये ठंडा रेगिस्तान है और इसके अंदर क्या होता है कि ये जो है ना लद्दाख जो है इसके ऊपर के ट्रांस हिमालय है, ठीक है ना, जो हमेशा बर्फ से ही ढका रहता है। और इसके ऊपर जो इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है वो क्या ट्रांस हिमालय का भाग है और जास्कर पर्वत है उसके दक्षिण में है। अब जो बीच में जो लद्दाख है यहाँ पर क्या है बहुत सी नदियाँ पर बहती हैं का निर्माण होता है। तो उसमें से सिंधु नदी प्रमुख है और ये कि नदियाँ क्या करती है घाटियाँ और महाखंड का निर्माण करती हैं और गैंगरी हिमानी यहाँ की प्रसिद्ध है। लद्दाख की ऊंचाई इतनी है कि यहाँ पर जो कारगिल है लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 से मीटर से भी अधिक पाई जाती है ऊंचाई, है ना। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अधिक शीतल है, शुष्क है। शीत ऋतु में ये बर्फीला ठंडा हो जाता है, तापमान लगभग -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। चूंकि ये हिमालय का वृष्टि छाया क्षेत्र है में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। ये क्षेत्र बर्फीली हवाओं और तेज जलाने वाली सूर्य ताप का अनुभव करता है। इसका एक उदाहरण देखो, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे हैं कि आपके पैर छाया में हों, तो आप एक साथ एक समय में उष्माघात और तुषाराघात से ग्रसित हो सकते हैं। अब जो लद्दाख शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा तथा दाख का अर्थ है देश। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से द्रास लद्दाख में स्थित है। लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। तो लद्दाख के बारे में बता दिया मैंने आपको। फिर लद्दाख के अंदर जो वनस्पति पाई जाती हैं, ठीक है, तो जो वनस्पति हैं और प्राणी जाते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं कि वहाँ पे कैसे कैसे जीव रहते हैं। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती है। घाटी में सरपत, विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती है। इनमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। तो यहाँ के पक्षियों के नाम कैसे हैं? रॉबिन है, रेड स्टार्ट है, तिब्बती स्नोकॉक है, रेवेन है, हुप है। और पेड़ों में देख सकते हैं अपन घाटी में सरपत, विलो है, पॉपुलर के उपवन है। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी और अखरोट मिलते हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं का दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। जो भी हम मतलब पशुओं को पालते हैं ना, जिनको, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, इसलिए हम इनका पालन करते हैं। जो पशु पालन करते हैं वह हमारे आर्थिक रिसोर्स भी बनते हैं। जैसे कि अगर अपन ने फॉर एग्जांपल मुर्गी पाली है तो मुर्गी अपने को अंडा भी दे रही है, मांस भी दे रही है। बकरी पाली है तो बकरी हमारे को मांस भी दे रही है और दूध भी दे रही है और खाल भी दे रही है। और भेड़ हुई तो उसके बाल हुए, बाल, खाल, दूध, है ना, मांस, ये सब चीज़ें काम आ रही है। ठीक है, अब ने कहते हैं कि जैसे अपन ने ऊँट पाला है अगर, तो वो हमारे लिए यातायात के साधन में, घोड़े यातायात के साधन में काम आते हैं। तो इस तरीके से भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। फिर यहाँ के लोग देखते हैं हम। यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोंपा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस, थिक्से, से एवं लामा यूरू। तो लद्दाख जो जगह है वहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में बौद्ध और मुसलमान पाए जाते हैं। और बौद्ध क्या है, वहाँ मठ के रूप में, है ना, मठ हैं बौद्ध काफ़ी प्रसिद्ध हैं, हेमिस और थिक्से, से लामा यूरू।
ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम या शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि ये लोग कुछ भी काम नहीं कर सकते, इसलिए क्या करते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भलीभांति जुड़ी हुई है। चीरू एवं तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। जो तिब्बती एंटीलोप है, ठीक है ना, उसका शिकार क्यों करते हैं, जो सातूस नामक ऊन है उसके लिए, क्योंकि जो ऊन होती है वो वजन में हल्का और अत्यधिक गर्म होता है। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। अब हम देख लेंगे पर्यटन। लद्दाख में पर्यटन जो है वो सबसे पहली चीज तो ये है कि वहाँ जब मौसम खुला होगा तभी किया जा सकता है। तो यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोम्पा दर्शन, घास के मैदानों व हिम नदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। उसके बाद है आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययिता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। जो हालांकि लद्दाख क्षेत्र में भी परिवर्तन आ रहा है आधुनिकीकरण के साथ साथ, लेकिन बावजूद उसके इन लोगों ने जो वहाँ रहना सीखा है मितव्ययिता के साथ, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है, ईंधन संसाधनों की कमी है, तो उनको कम साधनों को अधिकता से उपयोग करना सीखा है। तो वो उसी के साथ आज भी जुड़े हुए हैं और किसी भी संसाधन को वह नष्ट नहीं करते हैं। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है, रोहतांग ला, बारालाचा ला, लुनगालाचा ला एवं टंगलंग ला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। यानी कि सितंबर के बाद अक्टूबर से लेकर जून तक वहां पे बर्फ ही रहती है, इसलिए मार्ग बंद हो जाते हैं। तो टूरिस्ट का जो जाने का समय है वह जुलाई से सितंबर के बीच रहता है लद्दाख में। तो आज हमने इस चैप्टर के अंदर 2 रेगिस्तान देखे, एक तो सहारा का रेगिस्तान और जो कि गर्म है, और एक हमने लद्दाख का रेगिस्तान देखा जो कि ठंडा है। और जो लद्दाख क्षेत्र है उसके अंदर एक क्षेत्र है द्रास, जो विश्व के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है। इनके यहाँ पर पाए जाने वाले व्यक्तियों के बारे में, जनजीवन के बारे में, पशु प्राणी वनस्पति जात के बारे में हमने देखा। और ये चैप्टर यहीं हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।